गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एवरीडे आपको साइंस की प्रैक्टिस करवाते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एनवायरनमेंट के भी क्वेश्चन शामिल रहते हैं। आप ये चीज देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रह रहा है। हम इधर उधर के क्वेश्चन ही नहीं करवाते हैं कि आपको परेशान होना पड़े, या फिर इतने आसान क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे भी ना जाए। ओरिजिनल क्वेश्चन, ओरिजिनल कंटेंट जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर आए रहते हैं, पूरे वही क्वेश्चन करवाते हैं। इधर उधर का कोई कंटेंट नहीं पढ़ना, आप भी ना पढ़ो। जो पूछा नहीं जा रहा है पढ़ने से कोई मतलब है नहीं। आप एग्जाम अच्छे से क्रैक कर पाओ, नौकरी लो, आपको ज्यादा एनालिसिस इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर सही से पढ़ रहे हो तो आप ये चीज एनालाइज कर पा रहे होगे कि जो क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है एक सिलेक्टेड टॉपिक से हो रहा है, उसी से फ्रेम हो रहा है। आप सारी इधर उधर की बुक्स भी पढ़ रहे होगे, कोई मतलब उसका नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी प्रॉपर फॉलो कर रहे हो तो आपका साइंस, मैथ, रीजनिंग जो भी है, सारे सब्जेक्ट जो भी आते हैं आपके ग्रुप डी में, सारे सब अच्छे से टैकल कर पाओगे, सब अच्छे से कर पाओगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए, प्रॉपर प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इससे जुड़े रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्वेश्चन तो है ही, इसके साथ में अन्य अदर चीजें बहुत सारी हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होगा। पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होगा। दो तीन चीजें हम नोट करवाएंगे, उसका नोट कर लीजिए। देखो, अगर पृथ्वी की बात करेगा, देखो पृथ्वी की अगर बात करेगा ना, तो देखो पूछेगा भार सबसे ज्यादा कहां होगा। तो देखो भार ज्यादा होगा कहां? भार ज्यादा होगा कहां? पोल्स पे, ध्रुव पर। ठीक है। अगर पूछेगा भार शून्य कहां होगा, पृथ्वी पर भार शून्य कहां होगा, तो पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर। ठीक है। पूछेगा भार न्यूनतम कहां होगा, कम कहां होगा? कम कहां होगा? तो कहां पे होगा? पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर। ये भार की पृथ्वी पे जो चीजें भार है उसकी बात चल रही है। ठीक है। अब देखो पृथ्वी से पूछेगा जी का मान सबसे अधिक कहां होगा, तो जी का मान कहां होगा? जी का मान तो जी का मान मैक्सिमम कहां होगा? तो ध्रुव पर। अब मिनिमम कहां होगा? इक्वेटर पर या भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर। ये चीज देखिए, अगर जी का मान ध्रुव पर मैक्सिमम होगा तभी तो भार ज्यादा होगा ध्रुव पर। अगर जी का मान भूमध्य रेखा पर कम होगा तभी तो भार कम होगा भूमध्य रेखा पर। ये चीज पूरी रिलेटेड इससे है। जी का मान जहां पे ज्यादा, भार वहां पे ज्यादा। जी का मान जहां पे कम, भार वहां पे कम। लेकिन अगर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि पृथ्वी भार शून्य कहां पर होगा, तो पृथ्वी के केंद्र पर पूछेगा। भार शून्य कहां पर होगा? भार शून्य कहां पर होगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर। यहां क्या होगा? भार शून्य होगा। भार शून्य होगा। तो पूछेगा भार शून्य कहां होगा, तो पृथ्वी के केंद्र पर। पूछेगा भार सबसे ज्यादा कहां होगा, तो पृथ्वी के ध्रुव पर। पूछेगा सबसे कम कहां होगा, तो भूमध्य रेखा पर। अब क्वेश्चन पढ़ो। पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार हो, पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होगा तो क्या होगा? पृथ्वी के केंद्र पर पूछ रहा, तो पृथ्वी के केंद्र पर किसी चीज का भी भार रहेगा, क्या रहेगा? शून्य रहेगा। आप अभी पढ़ाए हैं, पृथ्वी के केंद्र पर भार क्या रहेगा? शून्य रहेगा। ठीक है। अपरिमित इनका कोई मतलब नहीं है, इनका कोई भी मतलब नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण जी निर्भर नहीं करता। देखो
जी की बात करें तो इसका एक आप फार्मूला पढ़ लो, कैपिटल जी एम अपान आर स्क्वायर, ये होता है जी का फार्मूला। तो देखो जी क्या है, जी कैपिटल एम और आर स्क्वायर। तो देखो कैपिटल आर त्रिज्या पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और पृथ्वी का द्रव्यमान एम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो कैपिटल एम है ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये नॉर्मल द्रव्यमान नहीं, पृथ्वी का द्रव्यमान है। आर क्या है, आर त्रिज्या है पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक है। जी तो पता है गुरुत्वीय स्थिरांक है, गुरुत्वीय स्थिरांक है, जी क्या है, गुरुत्वीय स्थिरांक, ठीक बात है। अब देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, कैपिटल जी पे, कैपिटल आर पे कर रहा है, कैपिटल जी पे कर रहा है, कैपिटल एम पे कर रहा है, किस पे नहीं कर रहा है, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान एम, स्मॉल एम पे नहीं कर रहा। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर बी आपका करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, रट के जाना। ये दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच का बल क्या होगा। देखो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन ये कहना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए, दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए, दो वस्तुओं के द्रव्यमान के एक द्रव्यमान को 2 गुना किया जाए, या 3 गुना किया जाए, या 4 गुना किया जाए। क्योंकि देखो हम क्या लिखते हैं, F बराबर जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पे तो 2 द्रव्यमान है ना, m1 द्रव्यमान है, m2 द्रव्यमान भी है, तो यहाँ कह रहा दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए, या फिर कहता कि दूसरे वस्तु के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच का बल क्या होगा। अब इसमें दोनों करके देखो, दोनों द्रव्यमान को 3 गुना करो तो देखो m1 बराबर क्या होगा 3m, m2 बराबर क्या रखोगे 3m, ठीक बात है, 3m1 3m2। अब देखो इनको कर लो, g 3m1 और 3m2 अपान आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 3 × 9, जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है। तो कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, 9 गुना। देखिए 3 गुना हो जाएगा नहीं, समान रहेगा, समान तो बिल्कुल, 2 गुना बिल्कुल नहीं रहेगा, क्या रहेगा 9 गुना हो जाएगा, बल कितना गुना 9 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका सी इज करेक्ट, सी आपका करेक्ट होगा। इसमें कभी कभी लैंग्वेज परिवर्तन करके देगा, जो हम जैसे बता रहे थे, कभी कहेगा पहला एक को हम एक द्रव्यमान को 3 गुना करें, 2 गुना करें, 5 गुना करें, दूसरे वाले को सेम रखें, कभी कहेगा दूसरे वाले को 2 गुना 3 गुना करें, एक को सेम रखें, ऐसी भी कंडीशन बोलेगा। इसमें कह रहा दोनों द्रव्यमानों को 3 गुना कर दिया गया, तब कितना होगा, तो 9 गुना बल हो जाएगा, 9 गुना बल हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण क्या है। बच्चे को पता है इसका आंसर, कि पृथ्वी जो अपनी ओर आकर्षित करती है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण करती है। कौन से बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब देखो अब केंद्र बल का अगर बात करेंगे, अब केंद्र बल का, तो इसके एग्जांपल क्या रहेंगे, जो कपड़ा धुलने वाली मशीन है, जो मक्खन निकालने वाली मशीन है, जो बाहर की तरफ फोर्स लगाएगी अब केंद्र बल, जो अंदर की तरफ बल लगाएगी अभिकेंद्र बल। जैसे मान लो आप जो रोड पे चलते चलते मुड़ते हो तो केंद्र की तरफ एक बल लगता है, तो वो अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल जैसे मान लो जब मक्खन निकालने वाली मशीन होती है, वो बाहर की तरफ फोर्स लगाती है, वो अपकेंद्र बल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 14 ओम 6 ओम के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। देखो अगर समांतर क्रम में जुड़ा है तो आर कैसे निकालोगे, आर कुल, बहुत बार बताए इसको, तो आर कैसे निकालोगे, समांतर क्रम में जुड़ा है तो देखो
1/r 1/r कुल बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। अब देखो 1/r1 कितना है 14, R2 कितना है 6, तो कितना आ जाएगा एलसीएम 42 ले ले, तो 14 तिया 42, 6 सते 42, तो कितना आ जाएगा 10/42। ये किसकी वैल्यू आई, ये 1/r की आई है, बट r की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितनी आएगी 42/10, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.2 ओम, 4.2 ओम r की वैल्यू आ गई। तो कुल प्रतिरोध ही पूछ रहा है, टोटल प्रतिरोध ही पूछ रहा है, तो टोटल प्रतिरोध कितना आ जाएगा 4.2 ओम, 4.2 ओम। इसमें करंट भी पूछ सकता है, करंट भी पूछ लेगा, तो V बराबर I इंटू R। तो वोल्टेज तो हमको दे ही दिया है 12 वोल्ट, 12 करंट निकालनी है, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस कितना है 4.2, तो देखो 12/4.2 I, इसको कैलकुलेट कर दो तो ये आया एम्पियर में आएगा, जो भी आएगा। ठीक बात है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीन की दक्षता कैपेसिटी होती है। अब देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन डिजाइन करेगा, 2। नंबर 1 पूछेगा मशीन की क्षमता या दक्षता, मशीन की दक्षता या क्षमता, ठीक है। नंबर 2 पूछेगा कौन सा, आदर्श मशीन का, आदर्श मशीन की दक्षता, आदर्श मशीन की दक्षता। तो देखो जब मशीन की दक्षता कहेगा, मशीन की दक्षता कहेगा, तो ये क्या होगी, ये 100% से कम, 100% से कम या 1 से कम, या 1 से कम, ये बात याद रखना। अगर खाली मशीन की दक्षता पूछ रहा तो 100% से कम या फिर 1 से कम। अगर आदर्श मशीन की दक्षता पूछ रहा है ना, आदर्श, तो या तो 100% या फिर केवल 1, मतलब या फिर 100% होगी या फिर 1 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है मशीन की दक्षता, मशीन की दक्षता पूछ रहा है, तो मशीन की दक्षता क्या होगी 100 से अधिक होगी, 100 से अधिक बिल्कुल नहीं होगी। 100% किसकी होगी, ये आदर्श मशीन की होगी, ये आदर्श मशीन की, ये आदर्श मशीन की होगी। तो क्या होगी 100% से कम, 100% से कम। सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आप क्वेश्चन रट के चले जाइएगा, एक क्वेश्चन उत्तोलक से आना है बिल्कुल। अगर पूछेगा उत्तोलक, उत्तोलक, तो देखो ये सिद्धांत पे बात करेगा तो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे काम करता है। किसके, आर्किमिडीज पे, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे काम करता है, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो देखो और इसमें एक चीज और पूछेगा, प्रथम उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक और तृतीय उत्तोलक, ये कितने तरीके के रहेंगे, ये कितने तरीके के रहेंगे। देखो पहला प्रथम, दूसरा द्वितीय उत्तोलक, द्वितीय उत्तोलक, दूसरा कौन सा रहेगा द्वितीय उत्तोलक और तृतीय उत्तोलक। अब देखो इनमें पहला F, इसका एक ट्रिक है जो याद रखो, F, L और E, ये बीच में, ये बीच में होने चाहिए। देखो अगर F बीच में है, F मतलब फलकर्ण, तो प्रथम, अगर लोड बीच में है समझो द्वितीय,
अगर इफर्ट बीच में है, इफर्ट बीच में है तो समझो तृतीय है। समझ में आई बात? अगर फलकर्ण है बीच में समझो प्रथम उत्तोलक, अगर लोड बीच में है तो द्वितीय उत्तोलक, अगर इफर्ट बीच में है तो तृतीय उत्तोलक। अब देखो इफर्ट मतलब जैसे आप चिमटा पकड़ते हो, चिमटा जैसे रोटी बनाई जाती है, चिमटा कौन सा उत्तोलक है बताओ? उसमें इफर्ट कहाँ देते हो? इफर्ट देते हो बीच में, इफर्ट देते हो बीच में, बीच में इफर्ट देते हो तो कौन सा उत्तोलक होगा? ये सारी चीजें आप एनालाइज करना, एक बार कमेंट में बताना सारी चीजें। पूरा सेशन इस पे लेके आएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉकेट के सिद्धांत, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? तो न्यूटन का थर्ड लॉ या फिर संवेग संरक्षण नियम। पहला आंसर संवेग संरक्षण नियम, दूसरा आंसर न्यूटन का थर्ड लॉ। ढूंढ लो। ऊर्जा संरक्षण पे नहीं काम करेगा, बर्नौलीज पर में ऊर्जा के संरक्षण पे काम करती है बर्नौलीज थ्योरम। एवोगाड्रो परिकल्पना नहीं, किस पे? संवेग के संरक्षण पे काम करेगा, संवेग के संरक्षण पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह बल एवं विस्थापन दोनों सदिश राशि है। बिल्कुल सही बात है। आप एक चीज याद रखिए, बल विस्थापन, बल विस्थापन वेग संवेग आवेग त्वरण, बल विस्थापन वेग संवेग आवेग त्वरण, ये सब कैसी राशि है? ये सब सदिश राशि है, सदिश राशि। आप इतना तो जरूर याद रखिएगा, बल विस्थापन वेग संवेग आवेग त्वरण, बल विस्थापन वेग संवेग आवेग त्वरण, ये सदिश राशियां हैं। ठीक है, बाकी जो अदिश राशियां आप इन्हीं से भी छांट सकते हो। देखो अब इसको अगर ढंग से देखो कि बल और विस्थापन दोनों सदिश राशि है, सही बात कर रहा है, बल और विस्थापन दोनों सदिश राशि है, तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है, तो कार्य W बराबर क्या लिखते हो? mg। नहीं, कार्य वर्क डन वाला पूछ रहा है, ये वेट वाला नहीं, ये तो वेट वाला होगा, ये वेट वाला, वेट, ये वेट वाला W हुआ। कार्य मतलब वर्क डन अपॉन टाइम वाला हुआ ना, वर्क डन। तो कार्य क्या होगा? कार्य वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, तो कार्य जो होगा तो क्या होगा? जो कार्य रहेगा तो अदिश राशि है, कार्य होगा अदिश, तो आंसर आपका बी करेक्ट होगा। सदिश नहीं होगा, गुणनफल उसका जरूर है, बट आंसर उसका है सदिश नहीं होगा, वो अदिश है, कार्य आपका अदिश राशि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए, किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसके संवेग में क्या परिवर्तन होगा? संवेग P बराबर आप पढ़े होंगे, P बराबर m इंटू वी। P क्या है? P है संवेग, P है संवेग, P संवेग है। देखो अगर गतिज ऊर्जा 4 गुना कर दी जाती है, V की वैल्यू क्या कर दी जाती है? 4V। अगर गतिज ऊर्जा 4 गुना कर दी जाती है, गतिज ऊर्जा 4 गुना कर दी जाती है, तो इसका नए संवेग कितना गुना हो जाएगा? 4 ही गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, सिंपल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। धातुओं के आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इसको बहुत अच्छे से देखो। देखो अगर देखो धातु की बात करेगा, धातु, तो इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन, धातु अधातु, इसमें कितने, किसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन रहेंगे?
फिर उपधातु। अब देखो इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। देखो अगर 1 2 एंड 3 है तो समझो ये धातु है। 1 2 उनके बाहरी कक्षा में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो धातु है। अगर अगर 5 6 7 8 बाहरी कक्षा में है तो फिर अधातु है। अगर 4 है तो उपधातु है समझो। अगर उसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उपधातु है, तो उपधातु है। अदरवाइज सारे धात अधात 3 है, 1 2 3 है, धात 5 6 7 8 है तो उपधात, अधातु अगर 4 है तो उपधातु। ठीक है, तो इसमें क्या करा, अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कोश में अधातुओं में पूछ रहा है। तो देखो ये तो धातु है, ये 10 आखिरी कक्षा में 10 कभी हो ही नहीं सकते और 8 18 कभी नहीं हो सकते। आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम संख्या 8 होगी, मैक्सिमम संख्या 8 होगी आखिरी कक्षा में। तो क्या होगा 5 6 7 8, आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आंसर बी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैडम क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी। बहुत सही क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। आरआरबी ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे, बहुत एक आध क्वेश्चन साइंटिस्ट से रिलेटेड आ ही जाएगा, जो ये पूछ लिया जाएगा कि फलाने को कब नोबेल पुरस्कार मिला था, उनको कब नोबेल पुरस्कार मिला था। तो मैडम क्यूरी को किस चीज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, रेडियम की खोज के लिए। रेडियम की खोज के लिए आपको मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे में जंग लगना इनमें से किस सामान्य का उदाहरण है। देखो लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, किसी कोयले का जलना, किसी और चीज का जलना, बट मोम का पिघलना रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, ये भौतिक परिवर्तन होगा। बट मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, मोम का जलना भौतिक परिवर्तन। अब देखो इसमें क्या करा, लोहे के में जंग लगना, तो कौन सा परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन। अब इसमें एक चीज देख लो आप लोग, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। इसमें देखो 2 तरीके का होगा, एक होगा भौतिक परिवर्तन, दूसरा क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। दूसरा होगा रासायनिक परिवर्तन। ठीक बात है। देखो भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होगा जो अभिक्रिया के बाद में मिल जाए हमको। ठीक बात है, क्या जो अभिक्रिया के बाद मिल जाए। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन तो वो परिवर्तन होगा जो अभिक्रिया हो उसके बाद हमको मिले ना। ठीक बात है। देखो क्या, जो अभिक्रिया के बाद ना मिले मतलब उस फॉर्म में ना मिले, हम उसको दोबारा, आप जैसे दूध से दही बन गया, दही से आप दूध बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। किसी चीज में अगर जंग लग गई तो उसको फिर पुनः उस अवस्था में नहीं ला पाओगे, उसमें जंग लग गई खत्म है। कोई चीज जल गई अगर तो उसको उस पुनः अवस्था में नहीं ला सकते। बट अगर बर्फ से पानी बन गया या पानी से बर्फ बन गया, दोनों आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। तो अगर एक्सचेंज हो जा रहे हैं तो भौतिक परिवर्तन, अगर नहीं हो पा रहा तो रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें देखो जंग लग गया है तो कौन सा परिवर्तन होना चाहिए, जंग लग गया तो कौन सा परिवर्तन होगा, देखो कौन सा, ऊष्मक्षेपी परिवर्तन, ऊष्माग्राही परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन। तो कौन सा होगा,
रासायनिक परिवर्तन होगा। भौतिक परिवर्तन जो हमको मिल जाए दोबारा, जैसे किसी आइस क्यूब का पिघलना, भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक में कौन उपस्थित नहीं होता है? बिल्कुल, नाभिक में उपस्थित कौन नहीं होता है? तो देखो ये नाभिक अपना, देखो इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में सब चक्कर लगाएगा, बाहरी कक्षा में सबसे ज्यादा एनर्जी भी रहेगी, बाहरी कक्षा में सबसे ज्यादा एनर्जी भी रहेगी। इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे 0 पावर, प्रोटॉन पे प्लस का पावर, प्लस का चार्ज रहेगा। तो देखो नाभिक में कौन सा उपस्थित नहीं होगा? तो इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होगा नाभिक में, ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होंगे। देखो न्यूट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा, इसको न्यूक्लियन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो आंसर आपका कौन सा होगा? आंसर आपका डी करेक्ट होगा, आंसर डी सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान मतलब m और v, क्या होगा? द्रव्यमान m इंटू वी, इसको आपने पढ़ा होगा P बराबर m इंटू वी। P क्या कहते हैं? P कहते हैं संवेग को, P कहते हैं संवेग को। अगर देखो बल बराबर क्या होगा? तो बल की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। दाब की, अब दाब बराबर क्या लिखते हो? दाब बराबर क्या लिखोगे? बल बटे क्षेत्रफल, तो बल की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। संवेग की न्यूटन सेकेंड। उत्क्षेप बल, हाँ उत्क्षेप बल को उत्प्लावन बल भी कहते हैं, उत्क्षेप बल को उत्प्लावन बल भी बोलेंगे, उत्क्षेप को उत्प्लावन बल। तो आंसर क्या होगा? संवेग हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दिया जाए, कोई गतिशील पिंड है उसका वेग आधा कर दिया जाएगा, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? देखो गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होगा? हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, यही होगा ना गतिज ऊर्जा। तो क्या कह रहा है? वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो वेग आधा कर दो, तो क्या कर दोगे? 1/2 m v बाई 2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 1/2 m v स्क्वायर बाई 4, क्या हो जाएगी? तो ये देखो ये जैसे मान लो हमने k डैश निकाला था, तो ये k डैश बराबर क्या हो जाएगा? k बाई 4। पहले की क्या हो गई? पहले की चौथाई हो जाएगी, चौगुनी नहीं हो जाएगी, चौथाई होगी। चौगुनी कैसे हो जाएगी? अगर 4 से गुणा करोगे तो गुनी, और उसका चौथाई या फिर तिहाई या फिर 6 गुनी, तो फिर अगर गुनी होगी तो गुणा, अगर उसकी चौथाई तिहाई होगी तो उसके बटे में जाएगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? आप बताओ सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होगा? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, प्रकाश का अभिक्रिया नहीं, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया नहीं, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया आपका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो उत्पन्न किस माध्यम से होगी? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से हाइड्रोजन और प्लस हाइड्रोजन की अभिक्रिया मिलकर हीलियम बनाती है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है उसमें, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 इधर है, सूची 2 इधर है। देखो इसमें राशियां दी गई, इसमें मात्रक दिए गए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखो त्वरण का मात्रक क्या निकालोगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल का न्यूटन, कार्य का जूल, और आवेग का कितना? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थोड़ी, आवेग का न्यूटन और सेकेंड, आवेग संवेग न्यूटन सेकेंड मिला दीजिए। देखो त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये कितना हुआ? 3, बल का न्यूटन तो 4, कार्य का जूल 1, आवेग का न्यूटन सेकेंड तो 2, कितना आएगा? 34 12 देख लीजिए कहां पर 34 12,
आंसर ए आपका करेक्ट होगा। आपका आंसर ए करेक्ट होगा। तो कैसा लगा आपका ये सेशन? अच्छा लग रहा है? आप क्वेश्चन कर पा रहे हो? कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और ये जुड़े रहना बहुत जरूरी है, प्रॉपर ये सेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जिस तरीके से आपको सही वे में बता रहे हैं, ऐसे बताएंगे तो आप से अपनी मन से पढ़ोगे तो उस चीज पे नहीं पहुंच पाओगे। हम एक सही डायरेक्शन, सही वे में आपको एक अच्छी वहां तक पहुंचा के छोड़ेंगे, आपका एग्जाम क्रैक करवा के मानेंगे। तो अपने दोस्तों में शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए, सपोर्ट करिएगा हमको भी, ताकि हम और भी अच्छा कर पाए। थैंक यू।